बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 को। लेक्चर नंबर 12 एक्चुअली बेस कर रहा है स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 2 की फर्स्ट डिवीजन पर। जी स्टूडेंट्स, हम एक्चुअली पढ़ना चाह रहे हैं यहां पर मोशन एंड फोर्स के मतलब। जो आज हम डिस्कस करेंगे उनमें से कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। ये बेसिक सी डेफिनेशंस होंगी, इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देन हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ मोशंस हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होंगी ऑब्वियसली। डेफिनेशन है मोमेंटम की, इंपल्स की, और फिर हमने साथ में पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक रिलेशन पढ़ेंगे फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के दरमियान। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, और लास्ट टॉपिक हमारे पास आज के लिए होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। जी देखिएगा, बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। हम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। हम टोटल लेंथ ऑफ द पाथ भी बोलते हैं। देखिए ना, एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से मूव करता हुआ पॉइंट बी पर गया। जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ था जिस पर वो मूव करता हुआ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला गया, ये हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट इसकी डायरेक्शन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस की स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसके यूनिट्स क्या होंगे? मीटर। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जनरली हम इसे एस के लेटर से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो किसी भी सूरत में उसका डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता। अभी इस पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन भी करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये पार्टिकल मूव करके ए से बी पर गया, तो ए से बी का टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या था? डिस्टेंस। इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यही इनका लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंटेशन दे रही है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। डायरेक्शन इसकी क्लियर नजर आ रही है, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टूवर्ड्स द फाइनल पॉइंट होती है। यूनिट ऑब्वियसली इसके मीटर ही होंगे बिकॉज इट इज डिस्टेंस, और हम इसे जनरली रिप्रेजेंटेशन डी के लेटर के साथ देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी की वजह से इसके ऊपर वेक्टर हेड भी डालते हैं। अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड ली जाती है वो मे और मे नॉट भी जीरो होगी। पॉसिबल है कि वो जीरो भी हो, और पॉसिबल है वो जीरो नहीं भी हो सकती। कैसे? अगर ये पार्टिकल क्लोज पाथ पर मूव करे, क्लोज पाथ का मतलब है उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या हो गए? सेम पॉइंट। यहां से चला मूव करते हुए इसी जगह पर वापस आ जाए, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। क्या डिस्टेंस जीरो होगा? कतई नहीं। तो यही बात हमने एक्सप्लेन की कि मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस तो कभी भी किसी भी सिचुएशन पर जीरो नहीं हो सकता अगर वो मूव कर रहा है तो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कब? जब वो क्लोज पाथ पर मूव कर रहा हो। और अगर ये पार्टिकल क्लोज पाथ पर मूव ना करता, ये इस पॉइंट से स्टार्ट करता और यहां पर आकर रुक जाता, तो अब ये तो क्लोज पाथ नहीं है ना। क्लोज पाथ वो होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऑब्वियसली अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज भी जीरो नहीं होनी चाहिए थी। ट्रांसलेशनल मोशन में देखिएगा, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है, लेट्स सपोज एक पार्टिकल पॉइंट ए से मूव किया और पॉइंट बी पर आ गया, तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो गई हैं? बराबर हो गई हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर, स्ट्रेट पाथ मोशन के अंदर डिस्टेंस की वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज के बराबर ही निकलती है। जबकि अगर वो लीनियर पाथ पर मूव ना कर रहा हो, जस्ट लाइक इन दिस सिचुएशन, पार्टिकल एक लीनियर पाथ को फॉलो नहीं कर रहा था,
तो अब आपको नजर आ रहा है कौन सी वैल्यूज लार्जर निकलेगी, डिस्टेंस की वैल्यूज लार्जर होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, वो डिस्टेंस से कम वैल्यूज में निकलेगा। इसका मतलब है अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, ये एक एमसीक्यूज है और पेपर में आया भी हुआ है, कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की डिस्टेंस के साथ रेशो क्या होती है। देखो ये रेशो 1 हो सकती है। कब 1 होगी, जब पार्टिकल किस लाइन पर मूव कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो d बाय एस की रेशो क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन ना हो लाइक दैट, तो फिर डिस्टेंस लार्जर होता है ना, डिनोमिनेटर की वैल्यूज लार्जर हो गई, तो ये रेशियो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो फिर हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक होगी इसमें, द रेशियो ऑफ द डी ओवर एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, इज आइदर इक्वल टू 1 और लेस देन 1। देखिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट लेकर बी से होता हुआ दोबारा पॉइंट ए पर आ गया। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बता दें इस वक्त डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी जी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस वक्त क्या होनी चाहिए, डेट वुड बी द 0। क्लोज पाथ था ना, जहां से स्टार्ट ले रहा है वहीं पर आकर रुक रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन होता नहीं आप बताएं डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या डिस्टेंस 0 होगा, कतई नहीं। कितना होना चाहिए डिस्टेंस, तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होना चाहिए ना, दैट इज द 2 पाई आर। और अगर आपको आर की वैल्यूज दी गई होती कि जो रेडियस है लेट्स सपोज वो आपके पास जो 10 मीटर है, तो फिर आप ये कैलकुलेशंस भी कर देते। सिमिलरली देखिएगा, अब अगर एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है और ये कौन सा पाथ है हमारे पास, ये सेमी सर्कुलर पाथ है, तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यूज क्या होगी। देखें अब हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यूज क्या होगी, डिस्टेंस की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो क्या ये सर्कमफेरेंस है, नहीं, ये सर्कमफेरेंस का आधा वाला पाथ है ना, तो आप इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो ये हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यूज आ गई। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज किसके बराबर निकलेगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट, जहां से स्टार्ट ले रहे हैं और जहां पर खत्म कर रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, क्लोज पाथ नहीं है। आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये ए से बी पॉइंट के दरमियान हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, 1 ऑफ द रेडियस, ये भी रेडियस होगा। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अब ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ रही है जी, 2r के बराबर, जिसे आप डायामीटर भी बोल सकते थे। तो ये डायामीटर की लेंथ के बराबर वैल्यूज निकलेगी। तो ये एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, ये क्लियर करने के लिए बताई, ताकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करना आपके लिए आसान हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऑक्सीलेटरी मोशन है, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या होगी, तो ऑब्वियसली कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए, ठीक है ना, एक पार्टिकल है, लेट्स सपोज सिंपल पेंडुलम, वो यहां से स्टार्ट करता है, ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट होगी, जब वो इसी पॉइंट पर दोबारा आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0, क्लोज पाथ हो गया। डिस्टेंस की वैल्यूज कितनी होगी, ये लेट्स सपोज इसका 1 ऑफ द एम्पलीट्यूड है, तो कितने एम्पलीट्यूड इसने कवर किए, 1 2 3 एंड 4, तो डिस्टेंस की वैल्यूज क्या होगी, 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पेपर में आ जाएं तो ये बातें जरा ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह। एक पॉइंट और याद रखिएगा, बुक में हमारे पास मेंशन किया गया, लेट्स सपोज एक पार्टिकल यहां से मूव करके यहां पर आ गया, इस पॉइंट पर उसकी पोजीशन थी, वो पोजीशन वेक्टर r1 से रिप्रेजेंटेशन दी, इस पॉइंट पर इसकी पोजीशन को हमने r2 पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। तो अब आपको नजर आ रहा है कि ये इनके दरमियान क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो हम इसे इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, दैट इज एक्चुअली द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल टूवर्ड्स द फाइनल पॉइंट, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। देखिए एक क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज के लिए। अ बॉडी ट्रेवल्स 3 meter towards west, then 4 meter towards east, then 5 meter towards north. What is its total displacement? देखें अगर टोटल डिस्टेंस की बात होती ना फिर तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, आप 3 + 4 + 5 करके आंसर दे देंगे। क्वेश्चन है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखें हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। 3 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट आया, फिर 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट चला गया और 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ चला गया।
तो आपको क्लियरली ये दो वेक्टर्स बता रहे हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो जस्ट 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट निकलेगी, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, और यहां पर एक दूसरा वेक्टर भी अवेलेबल है डेट इज द 5 मीटर। अब आपने इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है वो नजर आ रहा है कि ये होगा। तो अब इसकी वैल्यूज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, डेट इज 1 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होल अंडर रूट, दैट्स व्हाई दैट कुड बी टेकन एज द 26 अंडर रूट मीटर। एक पॉइंट और याद रखिएगा, देखें अगर हम कहते कि ट्रेवल इस तरह से कर रहा है, 4 मीटर ईस्ट गया, 5 मीटर नॉर्थ गया, देन 3 मीटर वेस्ट गया, आप बताएं डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो अभी भी यही होगी। मतलब मैंने ये कहा कि अगर d1 प्लस d2 प्लस d3 आप कोई डिस्प्लेसमेंट्स ले रहे हैं, उन्हें ऐड करके आंसर लेंगे, वही आंसर किसका निकलेगा? d3 प्लस d1 प्लस d2। इट मींस दैट आप डिस्प्लेसमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दें, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। तो डेट्स व्हाई आपने फोकस ये करना होता है कि हमारे पास जैसे ईस्ट और वेस्ट एक ही लाइन पर हैं, इन वेक्टर्स को डिस्कस किया करें, यहां से इनका रिजल्टेंट मिलेगा। नॉर्थ एंड साउथ एक ही लाइन पर है, तो इन वेक्टर्स को अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट क्या होगा, वो आपस में सम या सबट्रैक्ट करके लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्पीड और वेलोसिटी का कंपैरिजन है। सबसे पहला पॉइंट है जी स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड इज एक्चुअली द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जब हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस लेते हैं तो डेट इज द स्पीड। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज s बाय टी, डेल्टा s बाय डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है, s फॉर द डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट्स इसके मीटर पर सेकंड होंगे। फॉर अ मूविंग बॉडी, याद रखिएगा किसी भी मूविंग बॉडी के लिए, अभी हमने डिस्कस किया डिस्टेंस तो कभी भी जीरो नहीं होगा। जब ये वैल्यूज कभी भी जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है जी? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये कीवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट। अब हमने ये नहीं कहा कि ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास वेक्टर नोटेशन में आएगी। इसके यूनिट्स क्या होंगे? तो ऑब्वियसली सेम एज द स्पीड, मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करते तो ये वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। और अगर आप किसी खास मोमेंट ऑफ टाइम, किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम की वेलोसिटी ले रहे होते तो हम इसे क्या बोलते? ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती। अच्छा जी एक बात और याद रखिएगा, वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसमें दो फैक्टर्स होंगे, नंबर वन इट्स मैग्नीट्यूड और नंबर सेकंड इट्स डायरेक्शन। तो हमें इन दोनों को कंसर्न मैटर के साथ लेकर चलना होगा। फॉर अ मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी के लिए एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। कब? जब पार्टिकल किस पर मूव कर रहा होगा? क्लोज पाथ पर। क्लोज पाथ का मतलब क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या हो गए? सेम। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर निकलेगी? जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जबकि अगर वो क्लोज पाथ पर मूव नहीं कर रहा तो फिर एवरेज वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं निकलती। ये कॉन्सेप्ट आपने जरा ध्यान में रखना होगा। अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान में डिफरेंशिएशन कर सके। देखिए लेट्स सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, वो 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितने टाइम में? 6 सेकंड्स में। देन यहां से वो टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर जाता है और 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितने टाइम के अंदर? 4 सेकंड्स के अंदर। आपसे अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि अब आप बता दें इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड कैसे लेनी है जी? एवरेज स्पीड लेने का तरीकेकार है कि हमने टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना होगा? टोटल टाइम से। तो टोटल डिस्टेंस कितना था? 4 + 3 7। टोटल टाइम कितना था? 6 + 4 10। तो आंसर कितना निकल आएगा? 0.7 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन होता नहीं, आप टोटल स्पीड बताएं, आप एवरेज स्पीड बताएं कितनी होगी,
तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? तो एवरेज वेलोसिटी बराबर आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यहां पर अप्लाई कर दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज आपको नजर आ रही है किसके बराबर आनी चाहिए? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो डेट्स वाई 16 प्लस 9 अंडर रूट डेट इज 25 अंडर रूट। तो दिस वन इज द 5 मीटर। तो ये तो निकल आया 5 मीटर, जबकि इसे टोटल टाइम से डिवाइड करना था तो टाइम तो 10 सेकेंड्स ही है ना। तो डेट्स वाई ये 1/2 मीटर पर सेकेंड या 0.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर वैल्यूज निकली। तो इस तरह से अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप टोटल डिस्टेंस लेंगे, और अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस था। देखिए एवरेज स्पीड के लिए ना कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास जहन में होने चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स एक ही फॉर्मूला एवरेज स्पीड के लिए जानते हैं, वही अप्लाई कर रहे होते हैं, v1 प्लस v2/2। लाजमी नहीं है कि हर दफा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, मैं कंडीशंस के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला को डिस्कस कर लेता हूं। देखें हमारे पास अगर एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके जो दो डिस्टेंसेस हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर है। लेट्स सपोज वो पहला जो इंटरवल तय करता है ना वो 10 मीटर का था, दूसरा भी 10 मीटर का है, लेकिन इन दोनों डिस्टेंसेस के लिए जो टाइम इंटरवल्स हैं वो सेम नहीं है, तो फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला सिंपल नहीं रहता। अब ये फार्मूला होता है, ये बात अपने जहन में अच्छी तरह से रखनी है। इस फार्मूला को कहते हैं 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है वो लाहौर से चलती है इस्लामाबाद तक के लिए। लाहौर से इस्लामाबाद तक जाने के लिए उसकी जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। फिर इस्लामाबाद से वापस चलती है और लाहौर आ जाती है। अब उसकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए ना, लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए अगर उसका डिस्टेंस लेट्स सपोज 300 किलोमीटर था, तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद से वापस लाहौर आते हुए भी डिस्टेंस क्या होगा? 300 किलोमीटर ही होगा ना। तो S1 तो S2 के बराबर आ गया। जाते हुए स्पीड कुछ और है, वापस आते हुए स्पीड कुछ और है, तो क्या दोनों दफा टाइम एक जैसा लगा? कतई नहीं। तो टाइम तो बराबर नहीं निकले। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो कितनी होगी एवरेज स्पीड? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला अब नहीं लगेगा। अब फॉर्मूला ये लगेगा 2v1 मल्टीप्लाई बाय v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये 120 हो गया। 120 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4800 हो गया, डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर क्या निकल आएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। देखें इसी जगह पर एक छोटा सा मान्यूट सा डिफरेंस भी ले लेते हैं। आपसे कहा जाए नहीं एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी बताएं कितनी होगी, तो इसकी तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या निकलेगा? 0। क्यों 0 निकलेगा? एवरेज वेलोसिटी लाहौर से इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से कहां पर आ गए? लाहौर में। तो क्लोज पाथ था ना, और अगर ये क्लोज पाथ था तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आया होगा? 0 के। तो एवरेज वेलोसिटी भी किसके बराबर आई होगी? 0 के। अच्छा जी, सेकंड फॉर्मूला देखिएगा जो हम कॉमनली यूज करते हैं, S1 S2 के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि टाइम इंटरवल्स आपस में क्या हैं? वो बराबर होने चाहिए। तो उस वक्त हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो निकलेगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला का चॉइस लेना होगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस अगर पेपर में आ जाएं तो स्टूडेंट गलती करते हैं, डेट्स वाई जरा फोकस कीजिएगा इन फॉर्मूलाज के ऊपर। अच्छा, अगर अगली बात आ जाए S1 S2 के बराबर है, T1 भी T2 के बराबर है, तो फिर तो ऑब्वियसली बात है ना, एवरेज स्पीड ही एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड ही के बराबर होगी। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था ना यहां पर। अच्छा, ना S1 S2 के बराबर है ना T1 T2 के बराबर है, ये आपस में इक्वल्स ही नहीं है, ये भी इक्वल्स नहीं है, टाइम इंटरवल्स भी इक्वल नहीं है, डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है। तो अब एवरेज स्पीड कैसे ली जाएगी? तो जितने भी डिस्टेंस दिए गए थे उन सबको ऐड कर दें, S1 प्लस S2, अगर तीसरा होता तो प्लस S3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके पास 4 डिफरेंट कंडीशंस पर एवरेज स्पीड ली जा सकती है। इन चारों फार्मूलाज को विद कंडीशंस याद रखिएगा
क्वेश्चन में कंडीशंस ढूंढने के बाद ये फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, जैसे एक कंडीशन को मैंने यहां पर डिस्कस भी किया। हमारे पास अगली क्वांटिटी है जी एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या है? एक्सेलेरेशन इज एक्चुअली द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप इसे लिखते कैसे हो? एक्सेलेरेशन के लिए स्मॉल ए का लेटर लिख दें और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख दिया। वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे। कुछ इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा सकती हैं। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, याद रखिएगा मैंने कहा स्ट्रेट लाइन पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी से, ऑब्वियसली ये पार्टिकल है, ये इधर मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन यही हुआ ना, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग थी, तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी भी इधर ही आया होगा। तो अब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन आपस में पैरेलल होंगे, दोनों का एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन सेम होगी इन अदर वर्ड्स। लेकिन अगर इसी स्ट्रेट लाइन पर एक पार्टिकल, एक व्हीकल डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, देखे ना इधर मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी तो यही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो यही है, लेकिन अब डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या करती जा रही है? कम होती जा रही है। तो अब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन आपस में एंटी पैरेलल होंगे, मतलब अब एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में निकलेगी और वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में हमारे पास कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन लाजमी आपस में सेम डायरेक्शन में नहीं होते। एक पॉइंट और याद रखिएगा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली डेल वी किसके बराबर आएगा? 0 के। एक्सेलेरेशन भी किसके बराबर आएगा? 0 के। इसका मतलब है आप इसे कांस्टेंट मान सकते हो भाई, 0 हर लम्हे पर एक्सेलेरेशन 0 है, किसी भी पॉइंट पर एक्सेलेरेशन ले रहे हो 0 है, तो ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट ही हो गया ना। स्पेशल केस मान लें तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट हो सकता है। वन ऑफ द एमसीक्यूज है, इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से। एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो अब इसका एक्सेलेरेशन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर, इसे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं। वेलोसिटी किधर की होती है? अलोंग द टेंजेंट, तो कितना एंगल बना? 90 डिग्री। तो सर्कल में मूव करते हुए पार्टिकल में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। यहां से एक और पॉइंट भी क्लियर हो रहा है, देखें पार्टिकल घूमकर यहां पर आ गया तो वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर गई, इस जगह पर आ गया, अब टेंजेंट ड्रॉ किया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? कतई नहीं। देखे ना, वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देखना होगा ना, तो यहां पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं रही। लेकिन सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल में आपको पता है तमाम जगहों पर स्पीड की वैल्यूज तो सेम होती है ना, तो दैट्स व्हाई स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी। तो ये भी एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ऐसा पॉसिबल है कि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो? तो यस इट इज पॉसिबल। कब? जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होगा। कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास जो पहला ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को हम किसके लॉन्ग लेंगे? वाई एक्सिस के, और टाइम को किसके लॉन्ग लिया जाता है? एक्स एक्सिस के। कुछ ग्राफ्स हम बनाकर उसकी सिर्फ वेरिएशंस चेक कर रहे हैं, इस तरह से ग्राफ पेपर में आ भी सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। लेट्स सपोज ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये डिस्टेंस 10 मीटर था, 5 सेकंड के बाद पार्टिकल का डिस्टेंस 10 मीटर ही है, 10 सेकंड के बाद भी 10 मीटर है, 15 सेकंड के बाद भी 10 मीटर है। तो इसका मतलब हुआ इट इज वेरी मच क्लियर दैट कि ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि पार्टिकल कहां पर होगा? रेस्ट पर होगा। ग्राफ के अकॉर्डिंगली स्लोप भी याद रखा करें। देखें इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, स्लोप किसी भी ग्राफ का किसके लॉन्ग लिया जाता है? वाई एक्सिस का चेंज ओवर एक्स एक्सिस का चेंज। तो दैट्स व्हाई अब वाई एक्सिस का चेंज क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। एक्स एक्सिस का चेंज क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम लिया जाएगा। इस जगह के ऊपर पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी अभी हमने कहा 0 होनी चाहिए ना, तो ऑब्वियसली ये ग्राफ भी हमें ये बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। आप सबको पता है अगर टेंजेंट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस निकले तो उसका स्लोप 0 होता है। देखें यहां पर वैल्यूज लगा देते हैं ना, एक्स एक्सिस में चेंज आता जा रहा है, क्या वाई एक्सिस में चेंज आया? नहीं, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा एक्स है
जीरो बाय समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, एवरेज स्पीड की। अच्छा जी, ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, ये स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन ये इंक्रीजिंग हाइट की स्ट्रेट लाइन है। आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल बढ़ाते जा रहे हैं ना, हाइट ऑफ डेट लाइन भी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है और उसका जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वली बढ़ रहा है। मतलब अगर 5 सेकंड में ये चेंज 10 मीटर था तो अगले 5 सेकंड में भी चेंज 10 मीटर का होगा, अगले 5 सेकंड में भी चेंज 10 मीटर का ही होगा। दिस मीन्स दैट आप इसे कह सकते हो कि आप पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है ना डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का, तो डेट से हम इसे कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा पार्टिकल। तो अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से आ रही थी। अच्छा, अगर लेट्स सपोज आपसे ये कहा जाता कि ये जो टाइम था ना, ये 10 सेकंड का ग्राफ हमने बनाया हुआ और यहां पर आपके पास जो वैल्यूज थी ना, लेट्स सपोज वो 20 मीटर। आप बता दें इस वक्त इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो क्या होगी जी एवरेज स्पीड। अभी हमने बोला स्लोप किसको बताएगा, एवरेज स्पीड को। तो स्लोप कैसे लेंगे हम, यहां पर हमारे पास एवरेज स्पीड का मतलब है हमने स्लोप ही लेना है। वाई एक्सिस का चेंज कितना है जी 20 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का चेंज, दिस वन इज द 10। तो आंसर क्या निकल आएगा, दिस वन इज द 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता था, आपसे कहा जाए कि ये वैल्यूज तो हमें नहीं पता क्या है, हाँ ये जरूर पता है कि ये एंगल है 30 डिग्री, आप बता दें स्पीड क्या होगी। तो अब सिंपल इज डैट, आप सबको पता है स्लोप को टेंजेंट भी तो बोलते हैं ना, तो डेट से आप यहां पर टेंजेंट एंगल ले लीजिएगा। टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री 1/3 अंडर रूट के। तो डेट्स वाई हमारे पास अब इसकी स्पीड की वैल्यूज क्या हो जाएगी, डेट इज 1/3 अंडर रूट। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी अपने ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा जी, हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया। अब आप देखिएगा हर पॉइंट पर, यहां पर आप ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर आपके पास ये टेंजेंट लाइन होगी, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट लाइन होगी और यहां पर ये टेंजेंट लाइन। आप देखें टेंजेंट लाइन कंटिन्यूअसली किधर मूव करती जा रही है, वाई एक्सिस से चली और किस क्या हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। यहां पर स्लोप क्या होगा, जीरो, जबकि इस जगह का स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम। इसका मतलब है पार्टिकल का डिस्टेंस कंटिन्यूअसली क्या करता जा रहा है, वेरिएबल है, चेंज कर रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज नहीं आ रहा। अगर ये 5 सेकंड में ये चेंज 10 मीटर था तो अगले 5 सेकंड में चेंज 10 मीटर से कम आएगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। और एग्जैक्टली इस जगह पर जाकर ये पार्टिकल रेस्ट में चला गया है, कुछ देर तो मूव करता रहा और फिर जाकर क्या हो गया, रेस्ट में चला गया। तो ये ग्राफ की इंफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंगली ये बातें आपने याद रखनी होंगी अच्छी तरह से। एक ग्राफ हमारी बुक में बना भी हुआ है, अगर एक पार्टिकल को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दें तो उसका ग्राफ क्या होगा। तो उसका ग्राफ क्या होगा, इनिशियली टाइम के साथ साथ उसकी हाइट बढ़ती जाएगी टिल इट रीचेड इट्स मैक्सिमम हाइट। इस पॉइंट के बाद ये दोबारा हाइट को डिक्रीज करता जाएगा और जाकर जमीन पर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है। अब यहां पर देखिएगा, इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम, इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, जीरो। दिस मीन्स दैट जैसे जैसे वो अपवर्ड जा रहा होगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, डिक्रीज होते होते एग्जैक्टली इस पॉइंट पर जीरो हो गई। यहां से जैसे ही वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर गया, आपको नजर आ रहा है कि अब हर पॉइंट पर इसका स्लोप क्या कर रहा होगा, वो बढ़ रहा होगा। दिस मीन्स डेट जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा इसकी स्पीड क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी वो जब किसको हिट कर रहा होगा, आकर जमीन को हिट कर रहा होगा। तो ये ग्राफ है जो वर्टिकली अपवर्ड थ्रोइंग बॉडी का ग्राफ होगा। इस ग्राफ की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपने पॉइंट्स याद रखने होंगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी जो है वो हम अलोंग द वाई एक्सिस ले रहे हैं, जबकि टाइम जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस लेंगे। हमारे पास डिफरेंट फिगर्स बनी हुई है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, उसके अकॉर्डिंगली हम वन बाय वन इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तमाम पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे आपके पास एमसीक्यूज ही डिस्कस हो रहे हैं।
देखिए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों जी, कैसे पता लगा? ये लेट्स सपोज 5 सेकंड हो गए तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। 15 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड ही। तो इसका मतलब है टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ होगा। कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, उसमें जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो किस चीज की रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल को। और जो स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो किसको बता रहा होगा? एक्सेलरेशन को। और आप इसे टेंजेंट ऑफ दैट एंगल से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। देखिएगा अगर आपको यहीं पर इसका एरिया कैलकुलेट करना होता तो क्या करते हैं? हम एरिया हमेशा किसके अलोंग लेते हैं? टाइम एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये इसका एरिया निकल आएगा। कितना एरिया होगा? आप एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। वजह क्या होगी जी? हमने एक साइड को दूसरी साइड से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये शक्ल जो बन रही है वो रेक्टेंगल है, तो डेट्स रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाया। और ये किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा? ये रिप्रेजेंटेशन देगा होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल को। अगर आपको दे दिया जाता कि यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड की वैल्यूज है और ये 5 सेकंड है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 500 मीटर इसका डिस्टेंस कवर्ड होता। और अगर आप डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता तो आप आसानी से कैलकुलेट कर देते। यहाँ पर इसका स्लोप किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? एक्सेलेरेशन की। आपको यहां पर नजर आ रहा है कि अब स्लोप किसके बराबर होता है बच्चे? दैट इज द वाई एक्सिस का चेंज ओवर एक्स एक्सिस का चेंज। क्या वाई एक्सिस में कोई चेंज आ रहा है? नहीं। 0 बाय समथिंग क्या होता है? 0। तो डेट्स है ये आपको मेंशन कर रहा है कि यहां पर जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है एट दैट पॉइंट, दैट इज द 0। क्यों एक्सेलेरेशन 0 है? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज भी किसके बराबर आया था? वो 0 के बराबर आया था। अगला ग्राफ डिस्कस कीजिएगा। ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आपको नजर आ रहा है ये इंक्रीजिंग हाइट की स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है अब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। हर लम्हे पर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी का चेंज आ रहा होगा। इसका मतलब हुआ ये पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। देखे ना, अगर आपसे कुछ वैल्यूज दे दी जाती अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द एक्स एक्सिस, तो आपसे कहा जाता है एक्सेलेरेशन मालूम कर दे। तो जैसे अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा, तो आप एक्सेलेरेशन मालूम कर सकते थे। अगर आपसे ये एंगल मेंशन कर दिया जाता कि ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, और आप बता दें कि एक्सेलेरेशन पार्टिकल का क्या होगा, तो आप टेंजेंट ऑफ दैट एंगल ले लेंगे, तो फिर भी एक्सेलेरेशन की वैल्यूज आ जाएगी। और अगर आप इस ग्राफ का एरिया लेना चाहें, अब एरिया किसके बराबर आएगा? कौन सी शक्ल बन रही है आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया बराबर आएगा हाफ बेस इनटू हाइट के, तो दैट इज आल्सो द डिस्टेंस। तो दैट्स है आपने ग्राफ की फिगर पर फोकस करना है। रेक्टेंगल बनी है तो रेक्टेंगल का एरिया ले लेंगे, ट्राइंगल बनी है तो ट्राइंगल का एरिया ले लेंगे। वो किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा? वो रिप्रेजेंटेशन देगा होगा डिस्टेंस कवर्ड को। और याद रखिएगा ये एरिया अलोंग द एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस पर लेना होगा आपने। अगला ग्राफ डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक कर्व्ड लाइन है। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि टाइम इंटरवल के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग का ग्राफ है, लेकिन कर्व लाइन बता रही है कि ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये लाइन आएगी, इस जगह पर टेंजेंट लाइन ये होगी, लाइक दैट एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है आपको ये भी नजर आ रहा है कि वेलोसिटी भी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन भी यहां पर पॉइंट टू पॉइंट क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा होगा। तो डेट्स ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइएगा, हमारे पास ये वाला ग्राफ है, अब भी कर्व लाइन है। अब देखिएगा अब हमारे पास पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट पर हमारे पास टेंजेंट लाइन ये होगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ये होगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ये होगी। देखिए आपको अभी भी नजर आ रहा है टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर हमने क्या बोला था? एक्सेलेरेशन हर पॉइंट पर क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यहां पर एक्सेलेरेशन हर पॉइंट पर क्या है? मैक्सिमम है, और फिर यहां पर जाकर क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब है यहां पर हर पॉइंट पर जो एक्सेलेरेशन होगा वो डिक्रीज कर रहा होगा।
जबकि इस जगह पर हर पॉइंट पर एक्सेलेरेशन क्या कर रहा था, वो इंक्रीज कर रहा था। बट याद रखिएगा यहां पर भी एक्सेलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रीजन इज दैट वेलोसिटी बढ़ रही थी ना, इस जगह पर भी एक्सेलेरेशन की वैल्यूज कम तो हो रही होगी। मतलब अगर लेट्स सपोज पहले 5 सेकंड में वो एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो अगले 5 सेकंड में या उससे अगले टाइम इंटरवल में वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से थोड़ा कम हो चुका होगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन नेगेटिव की वैल्यूज नहीं आ रही, तो होगा एक्सेलेरेशन यहां पर भी पॉजिटिव ही। ये ग्राफ हमारी बुक में बना हुआ है और ये ग्राफ एक ऐसे पार्टिकल का है जिसे हमने थ्रोइंग अपवर्ड किया है। अगर मैं किसी भी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो कर दूं तो आपको पता है जैसे ही आपके हाथ से निकलेगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे अपवर्ड जाता जाएगा वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर। तो ये अपवर्ड मोशन का ग्राफ है। अपवर्ड मोशन में टाइम जीरो पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, जैसे जैसे हमारे पास टाइम बढ़ता गया वेलोसिटी कम होते 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 जीरो हो गई, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी। दैट्स व्हाई ये हमारे पास अपवर्ड मोशन है। उसके बाद जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी। बढ़ते 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 कब क्या हो जाएगी जी, मैक्सिमम हो जाएगी। कब मैक्सिमम होगी, जब वो जमीन को हिट कर रहा होगा। तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास डाउनवर्ड मोशन का ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ से आपसे कहा जाता कि आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर दें, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना होगा, तो अब आपके पास इस तरह से ये दो ट्राइंगल्स बनेगी। कुछ डिस्टेंस इस एरिया का निकलेगा, कुछ डिस्टेंस इस एरिया का निकलेगा। कैसे लेना होगा, आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल्स के एरियाज ही लेने होंगे। अगर आपसे डिस्टेंस कहा जाता तो आप इन दोनों को ऐड कर देते, और अगर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता तो क्या करते, फिर इन दोनों में माइनस डिफरेंस लेते। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक अपवर्ड मोशन है और एक क्या है, डाउनवर्ड मोशन है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जीरो करते हैं, और अगर डिस्टेंस कहा जाएगा तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये बात हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फैक्टर्स में भी कंप्रीहेंसिवली डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ग्राफ चाहे अपवर्ड मोशन का हो चाहे डाउनवर्ड मोशन का हो, आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अब एक्सेलेरेशन जो होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। एक्सेलेरेशन नेगेटिव क्यों है, किसी भी दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लेना, कोई भी ग्राफ के। लेट्स सपोज ये पॉइंट है इनिशियल और ये फाइनल है, तो आपको नजर आ रहा है T1 और ये T2 आ गई वैल्यूज। देखो T2 की वैल्यूज तो T1 से लार्जर ही है, ये तो बात अंडरस्टूड सी है। टाइम कंटिन्यूसली ग्रेजुअली बढ़ रहा था, बट देखिएगा ये V1 है और ये V2 है। किसकी वैल्यूज लार्जर निकली, V1 की। एक्सेलेरेशन किसके बराबर आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये वाला आंसर किस में आ रहा होगा, नेगेटिव में। तो अब ये एक्सेलेरेशन कौन सा है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, जिसे हम माइनस जी के साथ भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपने कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अच्छी तरह से याद रखने थे। यहां से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स ध्यान में रहने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी इक्वेशन ऑफ मोशन का। आप सबको पता है जी हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। नंबर वन इज Vf इज इक्वल टू द Vi प्लस AT, नंबर सेकंड इज S इज VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, नंबर थर्ड इज 2AS इज इक्वल टू द VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। आप सबको ये भी अच्छी तरह से पता होगा कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर पार्टिकल वेरिएबल एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा होगा तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ये इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए एप्लीकेबल होंगी, मतलब हम कर्व मोशन के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर थर्ड वन, हम वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर फोर्थ वन, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी और तमाम बाकी क्वांटिटीज अगर इसी डायरेक्शन में हुई तो वो पॉजिटिव कंसीडर की जाती हैं, और अगर इससे अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो वो नेगेटिव कंसीडर की जाती हैं। ये कुछ पैरामीटर्स है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। और अगर एक पार्टिकल को अगर आप अपवर्ड थ्रो कर दें जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा हो, तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लिटिल बिट चेंज करके लिख लेते हैं, दैट इज द Vf, दिस वन इज इक्वल टू द Vi प्लस A की जगह G लगा देंगे। सिमिलरली S की जगह हाइट लिख लेते हैं, तो ये VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी 2GH इज इक्वल टू द VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसमें कुछ पैरामीटर्स भी आपको अच्छी तरह से पता है। अगर एक पार्टिकल को मैं अपवर्ड थ्रो करता हूं, लेट्स सपोज लाइक दैट, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम ली जाएगी, कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो आप यहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। यहां पर जो वैल्यू ऑफ G है वो माइनस ली जाएगी, और ये -10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाएगी। माइनस क्यों ली हमने? माइनस इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास ये बता रहा है कि हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शंस में है। 10 वैल्यूज क्यों ली? ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो सके। 9.8 की जगह हम यहाँ पर 10 सिंपलिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं। अगर एक पार्टिकल को हम डाउनवर्ड ड्रॉप कर रहे होते तो अब क्या होता? यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जबकि जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब ये जमीन को हिट कर रहा होगा इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, ये फाइनल होगी। और अब वैल्यू ऑफ जी क्या ली जाएगी? ये +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाएगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ सकती है। क्वेश्चन पेपर में एंटी टेस्ट में पूछा भी गया कि एक पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया, उसकी वैल्यू ऑफ जी थी जो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। जब वो डाउनवर्ड आ रहा है तो उसमें जो जी या एक्सेलरेशन की वैल्यूज है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर आप इसे जी और इसे जी प्राइम से रिप्रेजेंटेशन दे दें तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा? फौरन से पहले स्टूडेंट 180 डिग्री, क्योंकि एक की वैल्यूज नेगेटिव और दूसरे की प्लस है, तो ऐसा कतई नहीं है। अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? चाहे अपवर्ड जा रहा है चाहे डाउनवर्ड आ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, वैल्यूज हमेशा क्या होगी? सेम। तो जी या जी प्राइम में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। ये तो पैरेलल वेक्टर्स ही हैं, तो डेट्स वाई इसमें गलती नहीं करनी। ये तो हमने जो माइनस और प्लस के साइन है वो रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वेलोसिटी के साथ यूटिलाइज किए हुए हैं। हमारे पास नेक्स्ट ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसका डिस्टेंस कवर्ड देख रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। S इज इक्वल टू द, या H इज इक्वल टू द VIT का फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ना, तो इनिशियल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या ली जाएगी? 0। तो डेट्स इक्वेशन बन जाएगी ½ GT स्क्वायर। ये कंपैरिजन करने के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंगली हम बातों को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। देखिए, 1 सेकंड के बाद इसका कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा? ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया? 10 हो गया। 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना निकल आया? 5 मीटर। 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस होगा? तब t की जगह पर क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, और 40 को 2 से डिवाइड कर दे तो 20 मीटर। 3 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना हो चुका होगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90 डिवाइडेड बाय 2 45 मीटर। मैंने ये कहा कि मैं ये पार्टिकल यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, तो 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? 5 मीटर। 2 सेकंड्स के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? 20 मीटर। 3 सेकंड्स के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? 45 मीटर। ये जो 5 मीटर डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक है। 20 मीटर डिस्टेंस इस जगह से लिया गया, 45 मीटर डिस्टेंस भी यहां से लेकर यहां तक लिया गया। अब क्वेश्चन यही है जी हमारे पास। क्वेश्चन ये है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। हमें डिस्टेंस की रेशियो लेनी है आफ्टर द 1, 2 एंड 3 सेकंड। 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना था? 5। 2 सेकंड के बाद 20, 3 सेकंड के बाद 45। तो ये रेशियो निकल आई। अगर मैं सबको 5 से डिवाइड कर दूं तो सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज अ 1:4:9। तो दैट इज ओवर करेक्ट आंसर। देखो, इसी क्वेश्चन में लिटिल बिट वेरिएशन के साथ आंसर चेंज हो जाएगा। वेरिएशन क्या है? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। अब क्या होगी? देखो, अब हमने सिर्फ फर्स्ट सेकंड के अंदर कवर डिस्टेंस लेना है, तो फर्स्ट सेकंड के अंदर कवर डिस्टेंस ऑब्वियसली 5 मीटर ही होगा। सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो ये सेकंड सेकंड का हमारे पास है ना, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? तो ऑब्वियसली ये टोटल डिस्टेंस है, ये माइनस कर दीजिएगा, तो ये कितना निकलेगा? 20 - 5, दिस वन इज द 15 मीटर। तो अब ये 15 मीटर हो गया। थर्ड सेकंड में कितना, सिर्फ थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा? तो अब हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई? दैट इज टोटल डिस्टेंस तीसरे सेकंड में कितना था? 45 मीटर। तो 45 मीटर से ये वाली वैल्यूज माइनस कर दीजिएगा, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा। ये थर्ड सेकंड का डिस्टेंस होगा 45 - 20, दिस वन इज 25 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 25 मीटर। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड रिजल्ट बन रहा है, दैट इज अ 1:3:5।
तो देखें हमने जस्ट एक वर्ड चेंज किया और उसके साथ ही हमारे पास ऑप्शंस चेंज हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द nth सेकेंड ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली भी अप्लाई किया जा सकता था और ये फॉर्मूला किसी और भी क्वेश्चन में आ जाए तो अप्लाई हो सकता है। Sn, n इज द nth सेकेंड, g/2 2n - 1। देखें ना, यहां पर अप्लाई करके ये वैल्यूज डायरेक्टली आ जाएगी। फर्स्ट सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, S1, 10/2 क्या होता है 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 - 1 1, तो ये 5 आ गया। सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, S2, 10/2 क्या हो जाएगा 5, कौन सा सेकंड था, सेकंड था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 4 - 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 15 मीटर। तो डेट्स ये फार्मूला हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला एक्चुअली हमारी बुक में लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमारा शॉर्टकट होगा, तो डेट्स इसे याद भी रखिएगा। अच्छा जी, एक बात और याद रखिएगा, थोड़ी गलती हो जाती है स्टूडेंट से, वेलोसिटी ऑफ अ ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट। मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ऑब्वियसली इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो सकती है जब हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो लाइक दैट इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। तो डेट्स ये तो 0 हो गई, तो वीएफ किसके बराबर आ जाएगी, जीटी के। आप इससे भी तो ले सकते थे वैल्यूज। अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो वी की वैल्यूज क्या होगी 0, तो वी एफ स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 2gh के या 2gs के, और अगर आपने वी एफ लेना है तो 2gh अंडर रूट ले लेंगे। देखें, अगर आपको टाइम इंटरवल दिया गया हो तो फिर ये इक्वेशन यूज होगी, डिपेंड कर रहा है ना आपके पास डाटा किस में दिया गया है। और अगर आपको हाइट दी गई हो तो फिर आप ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। अब आपके पास वी एफ की वैल्यूज किसके बराबर आ रही है, 2gh या एस अंडर रूट। जी तो कांस्टेंट है ना, वो तो आप सबको पता है, लेकिन अब इसी क्वेश्चन में लिटिल बिट वेरिएशन भी हो जाती है बात का। ड्रॉप करने के बजाय लफ्ज आ जाए थ्रो किया है मैंने। अगर मैं इस मार्कर को यहां से ड्रॉप करूं तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और अगर मैं थ्रो करूं तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। दैट्स व्हाई अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीएफ इज वी प्लस जीटी। तो जिस वेलोसिटी से इसे थ्रो किया था डाउनवर्ड, वो अब साथ में जीटी के फैक्टर से ऐड हो जाएगी। सिमिलरली वीएफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 2gs या h, और अगर वीएफ लेना है तो इस पूरे फैक्टर का अंडर रूट भी लेना होगा। ये लिटिल बिट मान्यूट सा डिफरेंस था, इसे आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ये अक्सर स्टूडेंट यहां पर गलती कर जाते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। किसने प्रेजेंट किए थे, सबको पता है, सर आइजैक न्यूटन ने। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, देखें कुछ बेसिक से पैरामीटर्स याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास किस चीज को डिफाइन कर रहा है, तो ये डेफिनेशन दे रहा है किसकी, फोर्स की। ये याद रखने वाला पॉइंट हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास एक्चुअली को इसके अलावा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। हमें यह भी अच्छी तरह से पता है इनर्शिया क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है। कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये भी सिंपल सा एमसीक्यूज है, दैट इज इक्वल टू द मास। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया किसके बराबर होता है, वो मास के बराबर होता है। अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन कर रहा है एक्सेलरेशन को। डेफिनेशन है ना एक्सेलरेशन की, हम कहते हैं कि जब भी एक पार्टिकल पर फोर्स लगती है दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन which is directly proportional to the force and this acceleration is inversely proportional to the mass of the body। तो ये acceleration की definition दे रहा है, that's why इसे law of acceleration भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि second law जो है वो measurement of force की information देता है। first law force को define कर रहा है, सेकंड लॉ फोर्स को कैलकुलेट करके दे रहा है। मतलब फर्स्ट लॉ क्वालिटी ऑफ द फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेकंड लॉ क्वांटिटी ऑफ द फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, F इज इक्वल टू द ma। ये मैंने पहले पॉइंट्स बोल दिए, इसके अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। मास कांस्टेंट हो, फोर्सेस की रेशियो दी गई हो, एक्सेलरेशन की रेशियो क्या होगी, तो सेम एज द फोर्सेस। फोर्स कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन की रेशियो दी गई हो, मास की रेशियो कैलकुलेट करनी हो, तो क्या करनी पड़ेगी, इनवर्स रेशियो लेनी पड़ेगी। जैसे a1 ओवर a2 लेना है ना, तो किसके बराबर आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू द m2 ओवर
m1। एक बात और याद रखिएगा, यहां से बहुत क्लियर है, बल्कि स्टेटमेंट भी यही है कि फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता है। तो डेट्स याद रखने वाला पॉइंट हुआ, एक्सेलेरेशन और फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं किसी भी सिचुएशन पर। आइदर यू आर मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन अ कर्व्ड पाथ, विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी, विद द डिक्रीजिंग वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और फोर्स का पेयर हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा। थर्ड लॉ क्या बताता है? थर्ड लॉ आइडिया देता है कि हमेशा फोर्स आइसोलेट नहीं होती, फोर्स पेयर की शक्ल में एग्जिस्ट करती। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। एक बात और याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस नहीं है। दैट्स व्हाई इक्वल एंड अपोजिट होने के बावजूद एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि ये एक पार्टिकल पर नहीं लग रही। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपने लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली याद करनी थी। एक पॉइंट और याद रखिएगा, दैट इज द मोमेंटम। एक छोटी सी क्वांटिटी है, आपने इसमें डेफिनेशन और इसके मैथमेटिकल रिलेशन याद रखना होगा। इसे हम क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। एक्चुअली दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी। इसे p से रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगी? द सेम एज द वेलोसिटी। यूनिट्स क्या होंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या जिसे न्यूटन सेकंड भी कहा जा सकता है। मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज एक्चुअली द इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम कैसे लिया जाएगा? मैस vf माइनस vi। और रेट कैसे लिया जाएगा? इसे टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। आपके पास मास गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, और इसके साथ टाइम भी गिवन हो, और कहा जाए फोर्स कैलकुलेट कर दें, तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन सिंपल भी हो सकता है। देखिए, आपसे कहा जाए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, हैविंग द मास m। आप बता दें इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा। अभी हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन सी चीज लगा रही होती है? ऑब्वियसली उसका वेट, अर्थ। तो डेट्स व्हाई ये किसके बराबर निकलेगा? दैट इज वेट, जिसे आप इसके अलावा क्या लिख सकते हो? mg लिख सकते हो। वेट ऑफ डेड बॉडी भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास एक सिंपल सा एमसीक्यूज था जो एंटी टेस्ट के पेपर में पूछा भी गया। तो डेट्स व्हाई ये कॉन्सेप्ट जरा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी है जी हमारे पास इंपल्स। इंपल्स क्या है? हम कहते हैं इंपल्स आई से रिप्रेजेंटेशन होती है, और ये f इंटू डेल्टा टी का प्रोडक्ट है। वेरी लार्ज वेरिएबल फोर्स वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर लग रही हो तो हम कहते हैं ये इंपल्स है। अगर आप इस इक्वेशन पर फोकस कर रहे हैं तो ये चेंज इन मोमेंटम भी हो सकता है, और चेंज इन मोमेंटम को mvf माइनस vi भी लिखा जा सकता है। अब याद रखने वाला पॉइंट हो गया कि इंपल्स के यूनिट्स क्या होंगे? द सेम एज मोमेंटम। दिस मींस दैट न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, देखिएगा हमारे पास यहां पर इस एक्सप्रेशन पर फोकस कीजिएगा। टाइम इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। f और टाइम में कौन सा रिलेशन आ गया? इनवर्स। दिस मींस दैट अगर टाइम इंटरवल, कौन सा टाइम इंटरवल? इंपैक्ट का ज्यादा देर के लिए हो रहा है तो फोर्स कम लगती है। जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन भी दिया गया कि कौन सी बुलेट नॉकडाउन टू द बियर लिए यूज की जा सकती है, लेड या रबर? तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? रबर। क्यों जी रबर बुलेट ही क्यों? रबर बुलेट इस वजह से कि रबर बुलेट जब जाकर हिट करेगी तो उसका टाइम ऑफ इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगा। टाइम ऑफ इंपैक्ट ज्यादा होगा तो वो कम फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो नॉकडाउन कर सकती है। जबकि लेड बुलेट ऑब्वियसली नॉकडाउन नहीं करेगी, वो तो फेटल हो जाएगी उस बियर के लिए। तो दिस मींस दैट ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना होगा। एक और कंफ्यूजन होती है कि मूविंग ऑब्जेक्ट का इंपल्स होता है या नहीं होता। याद रखिएगा दैट मे बी और मे नॉट बी। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे तो उसका इंपल्स मौजूद होगा, क्योंकि फोर्स लग रही होगी, एक्सेलेरेशन है। और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो अब इंपल्स की वैल्यूज किसके बराबर ली जाएगी? जीरो के, क्योंकि अब फोर्स नहीं लग रही होती। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, अगर आप फोर्स टाइम का ग्राफ बना लें तो हमारे पास फोर्स y एक्सिस पर और टाइम x एक्सिस पर लिया जाएगा। इसका एरिया f इंटू टी के बराबर आएगा, डेट इज इक्वल टू द इंपल्स। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया किसके बराबर होता है? वो इंपल्स के बराबर होता है। जैसे यहां पर लेट्स सपोज ये कहा जाए हमारे पास ये 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है फॉर द टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स। अब बता दें इस वक्त इंपल्स कितना होगा। तो कितना इंपल्स होगा? आपने एरिया लेना है ना। तो कौन सी शक्ल बनी हुई है आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ले लीजिएगा, दैट इज अ हाफ बेस। बेस कितना है? 2
मल्टीप्लाई बाय द हाइट, हाइट कितनी है 10, तो आंसर कितना निकल आएगा 10 न्यूटन सेकेंड। इंपल्स की बजाय आप यहां से ये भी कह सकते थे कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो फिर भी आपने यही कैलकुलेट करना होगा। इसका मतलब है इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम के लिए आपने फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, याद रखिएगा हम बात आइसोलेटेड सिस्टम की कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम आइसोलेटेड होता है? जिसमें एक्सटर्नल एजेंसी कोई फोर्स नहीं लगा रही होती। मैंने बात की है एक्सटर्नल एजेंसी की। द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मतलब क्या हुआ जी? अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो द टोटल इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, लेट्स सपोज ये दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का केस है, तो m1 v1 प्लस m2 v2, वेयर v1 एंड v2 हमारे पास वेलोसिटीज हैं बिफोर कोलिजन्स की, दैट शुड बी इक्वल टू द m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, और v1 डैश और v2 डैश हमारे पास वेलोसिटीज हैं आफ्टर द कोलिजन। इसका मतलब है ये क्लियर हो गया हमारे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर निकला, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। शर्त क्या है? जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी, और अगर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपस में बराबर हो गए तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आएगा? दैट वुड बी टेकन एज अ जीरो। देखो ना, ऐसे क्वेश्चन हमारी बुक का एक एग्जाम्पल भी है, उसी को डिस्कस करते हैं। एक एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है 2 किलोग्राम और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है 3 किलोग्राम। दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब देखें फिगर नहीं बनी होगी, क्वेश्चन में टूवर्ड्स ईच अदर कीवर्ड है। टूवर्ड्स ईच अदर कब आएंगे? जब इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? अपोजिट। फिर एक दूसरे की साइड पर आ सकते हैं ना, तो दैट्स व्हाई यहां पर इनकी वेलोसिटीज भी गिवन है 6 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड। आपने कैलकुलेट करना है कि अगर हेवियर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ये हो जाए तो लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या होगी। अब यहां पर गलती क्या करते हैं स्टूडेंट? फॉर्मूला तो यही यूज होना है, m1 v1 प्लस m2 v2, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। यही गलती करते हैं स्टूडेंट। देखें टुवर्ड्स ईच अदर आने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट्स व्हाई इसके साथ नेगेटिव का साइन भी लगेगा, अदरवाइज कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी। तो ये कीवर्ड है, याद रखना है। सिमिलरली आफ्टर द कोलिजन देखते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय, ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे, प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय -3। ये 12 -12, ये 2v1 डैश -9 निकल आया, ये तो 0 हो गया, तो डेट्स वाई 2v1 डैश किसके बराबर आ जाएगा? ये इस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। दिस मीन्स डेट v1 डैश किसके बराबर आ जाएगा? 9/2 के, डेट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेशंस करने के लिए वेलोसिटीज की डायरेक्शन या वेलोसिटी की हमारे पास जो साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में आएंगे, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास कौन सी क्वांटिटी ली जा रही है? वेक्टर क्वांटिटी ली जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, डेट इज कोलिजन। कोलिजन की दो काइंड्स हमारी बुक में डिस्कस की गई, एक है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन। क्या डिफरेंस है? एक आइडियल कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर निकल रहा है, तो हम कहते हैं ये इलास्टिक कोलिजन होगा। इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? प्रैक्टिकल केसेस यही होते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ना होने की वजह यह है कि कुछ एनर्जी लॉसेज आते हैं। किस शक्ल में एनर्जी लॉसेज आते हैं? तो एनर्जी लॉसेज आने की वजह क्या है? हमारे पास वजह है फ्रिक्शन, साउंड एंड हीट। ये एनर्जी लॉसेस की वजह। याद रखिएगा कोई भी टाइप ऑफ कोलिजन हो, वो चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, दो चीजें तो हमेशा ही कंजर्व्ड होनी होती हैं, मोमेंटम भी और टोटल एनर्जी भी, ये तो कंजर्व्ड ही रहेंगी। इसका मतलब है इसमें भी मोमेंटम और टोटल एनर्जी क्या रहेंगी? वो कंजर्व्ड ही रहेंगी। दिस मीन्स दैट इलास्टिक कोलिजन में कौन कौन सी चीजें कंजर्व्ड होंगी? मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इनइलास्टिक में कौन कौन सी चीजें कंजर्व्ड होंगी? मोमेंटम और टोटल एनर्जी। हमारे पास अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन्स के अलावा इलास्टिक कोलिजन्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं और हमारा सिलेबस भी इलास्टिक कोलिजन ही है, तो उसमें हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी हुई है। इस इक्वेशन में इस
वर्ड को लिखा हमने स्पीड ऑफ अप्रोच, ये स्पीड ऑफ अप्रोच है, एंड दैट इज टेकन एज द स्पीड ऑफ रिसेशन। स्पीड ऑफ रिसेशन भी बोलते हैं और स्पीड ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ड्राइव हुई है, इसके अकॉर्डिंगली बात याद रखिएगा। देखिए स्पीड ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है, कोलिजन से पहले की रिलेटिव स्पीड, और स्पीड ऑफ रिसेशन या सेपरेशन का मतलब है कोलिजन के बाद की रिलेटिव स्पीड। आप सबको पता है ना रिलेटिव स्पीड कैसे ली जाती है। रिलेटिव स्पीड, अगर दो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हम रिलेटिव स्पीड उनको उनकी वेलोसिटीज के दरमियान डिफरेंस लेकर लेते हैं, और अगर दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तो हम रिलेटिव स्पीड कैसे लेते हैं, उन दोनों की वेलोसिटीज को ऐड करके लेते हैं। तो ये इसी वजह से इसे रिलेटिव स्पीड भी बोला जाता है। तो हम कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ अप्रोच एक्चुअली इक्वल टू द स्पीड ऑफ रिसेशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। पॉइंट याद रखिएगा, स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ रिसेशन या स्पीड ऑफ सेपरेशन आपस में बराबर होते हैं, और अगर मैं स्पीड की जगह वेलोसिटी का वर्ड बोल दूं तो फिर ये नेगेटिव का साइन भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, डायरेक्शन को बता रहा होगा और वो अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। इस बात को अगर हम अप्लाई करते हैं तो अगला पॉइंट आपको वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन के फॉर्मूलाज की शक्ल में भी याद होना चाहिए। फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन किसके बराबर होगी, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, और इसको मल्टीप्लाई किससे किया, v1 से, प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या होगी, दैट इज द v2 डैश, दिस वन इज इक्वल टू द 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। ये फॉर्मूलाज अच्छी तरह से जहन में रखिएगा। चार केसेस भी दिए गए, उसको भी जरा जहन में रखिएगा। देखिए पहला पॉइंट डिस्कस किया गया, अगर आइडेंटिकल मैसेज कोलाइड कर दें, मतलब m1 और m2 आपस में इक्वल होते, याद रखिएगा आइडेंटिकल मैसेज अगर कोलाइड करते हैं तो होना क्या है, आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब आफ्टर द कोलिजन पहले पार्टिकल की वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन के बराबर हो जाएगी, और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन किसके बराबर हो जाएगी, द फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। इसी केस को फर्दर सिंप्लीफाई भी किया गया कि अगर m1 और m2 इक्वल हैं, सेकंड पार्टिकल रेस्ट पर भी है, तो अब क्या होगा, बात अभी भी वही है, दे वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन इंटरचेंज हो जानी है। तो दैट्स व्हाई v1 डैश 0 हो जाएगा और v2 डैश क्या हो जाएगा, v1 के बराबर। तीसरा पॉइंट डिस्कस किया गया, अगर एक बहुत लाइटर पार्टिकल एक रेस्ट वाले हैवी पार्टिकल से कोलाइड कर जाए तो फिर क्या होगा। लाइट पार्टिकल है, एक हैवी पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है जो रेस्ट में भी है, तो अब होना क्या है, पहला पार्टिकल रिबाउंड कर जाएगा उतनी ही स्पीड से, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दैट्स व्हाई मैंने लफ्ज बोला रिबाउंड कर जाएगा, जबकि हेवियर पार्टिकल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। इसी में लास्ट केस डिस्कस किया गया, अगर एक हेवियर ऑब्जेक्ट एक लाइट स्टेशनरी पार्टिकल से कोलाइड कर जाए तो अब क्या फर्क पड़ता है, अब क्या होगा जी, अब यहां पर इस तरह से होगा कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट है ना उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगी, जबकि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है ना उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो 2 टाइम्स ऑफ द हेवियर ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन हो जाएगी, प्लस का साइन बता रहा होगा कि उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये चार केसेस थे, ये चारों के चारों केसेस में आपके पास वैल्यूज याद रहनी चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछी जा सकती है जी। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्चुअली द 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिएगा हमारे पास दो कंडीशंस बोली गई, दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन, इसकी 2 डायमेंशंस होनी चाहिए, और ये किस वजह से होना चाहिए, अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हमारे पास ये कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। देखिएगा फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फुटबॉल को किक कर देता हूं यहां पर रखकर, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब देखिएगा आपने जब इसे किक किया तो आपने इसे इस साइड पर इनर्शिया दिया है, जिसकी वजह से ये साइड पर ट्रेवल कर रहा है। हर पॉइंट पर इस पर लगने वाली फोर्स कौन सी है, इसका वेट mg, मतलब इसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पर। दैट्स व्हाई ये वेट इसके इस स्ट्रेट पाथ को बेंड करके किस में कन्वर्ट कर देगा, कर्व्ड पाथ के अंदर।
तो ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल है। ऐसे भी हो सकता था कि आप किसी एक हाइट से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दें, मैंने लफ्ज बोला हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दें, तो अभी भी ये कौन सा मोशन फॉलो कर रहा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहा होगा। प्रोजेक्टाइल को अगर हम डिस्कस करते हैं तो प्रोजेक्टाइल की हमारे पास नेक्स्ट टू काइंड्स निकलती हैं। पहले टाइप के प्रोजेक्टाइल्स को हम लीनियर प्रोजेक्टाइल्स बोलते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल ली ये लीनियर प्रोजेक्टाइल की थी। लीनियर प्रोजेक्टाइल क्या है? अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को या बॉडी को हम किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो ये हमारे पास लीनियर प्रोजेक्टाइल होता है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली यहां पर किसके बराबर आएगी? मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो दैट्स व्हाई VIX के बराबर होगी। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। VIY इस पॉइंट पर जीरो होगा। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स जीरो हो जाएगी। देखिए अब हम फोर्स को अलग से डिस्कस नहीं कर सकते, हम फोर्स के कंपोनेंट्स बनाकर उसे डिस्कस करेंगे। टू डायमेंशनल मोशन है ना, तो आसान करने के लिए हम f का x और x का y कंपोनेंट, वेलोसिटी का x और y कंपोनेंट, डिस्टेंस का x और y कंपोनेंट की डिस्कशन करते हैं। अगर फोर्स नहीं लग रही होगी तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इसका एक्सेलेरेशन जीरो नहीं हुआ, बल्कि कौन सा एक्सेलेरेशन जीरो हुआ है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन जीरो हो गया। इसका मतलब हुआ कि इसका Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? वो कांस्टेंट निकलेगा। जबकि y साइड पर लगने वाली फोर्स क्या होगी? इसका वेट। इसका मतलब है Ay की वैल्यूज किसके बराबर निकलेगी? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस मींस दैट इसका Vy वेरिएबल होगा। ये जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ना, इसकी y कंपोनेंट की वैल्यूज बढ़ती जाएगी। देखिए इस पॉइंट पर ये इसकी वेलोसिटी है तो ऑटोमेटिकली हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। ये इसका y कंपोनेंट्स बनेगा, ये इसका x कंपोनेंट बना। x कंपोनेंट तो इनिशियल वैल्यू जितना ही निकलेगा, जबकि y कंपोनेंट पहले जीरो था तो अब बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट पर इसका y कंपोनेंट और बढ़ जाएगा, जबकि x कंपोनेंट की वैल्यूज कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होने वाली। तो दैट्स व्हाई y कंपोनेंट जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा बढ़ता जा रहा होगा। दिस मींस दैट ये फैक्टर तो कांस्टेंट है, ये फैक्टर क्या होगा? वेरिएबल होगा। अगर ये फैक्टर वेरिएबल होगा तो वेलोसिटी भी क्या निकलेगी? वो भी वेरिएबल ही निकलेगी। वेलोसिटी लेने का तरीकेकार भी यही होगा। जैसे आप किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हो, उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट के साथ आप ये वैल्यूज लेंगे। ये कितना x डिस्टेंस कवर्ड करेगा? यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं ना, s इज VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जैसे हमें s की जगह x लगाया, VIX इंटू t आ गया, ये AX होगा। अभी हमने पढ़ा AX की वैल्यूज क्या होगी? जीरो, तो ये फैक्टर तो होगा जीरो, तो x की वैल्यूज क्या निकल आएगी? डेट इज अ VIX t। इसका y कंपोनेंट क्या होगा जिसे हम हाइट बोल रहे हैं? ये कितना होगा जी? दोबारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, s की जगह y या h लिख ले। अब हमारे पास ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि VIY का फैक्टर क्या था? जीरो था। और AY की जगह पर हमने क्या लिखा? g, तो ये हाफ G2 स्क्वायर के साथ इसका एक्सप्रेशन निकल आया। देखिएगा y किसके बराबर निकला? हाफ G2 स्क्वायर के। दिस मींस दैट इसका टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर आ जाएगा? ये 2y और g डिवाइड होगा और इसका अंडर रूट भी लेना होगा आपको, तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया। दैट्स व्हाई आपने ये फॉर्मूलाज x, y और t के याद रखने, इसके अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आपने जस्ट वैल्यूज अप्लाई करके अपना आंसर्स कैलकुलेट करने होंगे। देखिए एक इंटरेस्टिंग सा फीचर भी निकल रहा है। एक ही हाइट से एक बॉडी को मैं डाउनवर्ड ड्रॉप कर दूं और एक बॉडी को मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दूं, तो कौन सा जमीन पर पहले पहुंचेगा? जनरली फौरी तौर पर हमारे पास आंसर ये निकलता है जिसको हमने ड्रॉप किया था, तो ऐसा नहीं है। देखें इसका टाइम किसके बराबर निकलेगा? ये इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी यही निकलेगा 2h/g। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल रहा है? वो भी यही निकल रहा है। तो जब टाइम बराबर है तो ये एक दूसरे के इक्वल वैल्यूज में निकलेंगे, बोथ हिटिंग द अर्थ एट द सेम टाइम। हाँ, इसमें थोड़ी वेरिएशन थी। अगर ये कहा जाता कि मैं इसे इस साइड पर थ्रो कर रहा हूं और इससे भी इसी हाइट से नीचे थ्रो कर रहा हूं, तो अब ऑब्वियसली ये वाला टाइम जो है वो लार्जर निकलता और इसका टाइम क्या होता? वो कम निकलना चाहिए था। तो ये एक लिटिल बिट डिफरेंस है ड्रॉप और थ्रो के दरमियान। तो डेट्स व्हाई अगर मैं एक हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं तो उसे उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना एक पार्टिकल को इसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो करने में लगा था। लेकिन अगर इस हाइट से मैं इसे थ्रो करता तो ऑब्वियसली ये जल्दी पहुंच जाएगा एज कंपेयर टू दिस कंडीशन।
हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है जी ऑब्लीक प्रोजेक्शन का। ऑब्लीक प्रोजेक्शन क्या है? जब भी एक प्रोजेक्टाइल को हम इस तरह से लॉन्च करेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ उसकी वेलोसिटी कोई एंगल बना रही हो थीटा, तो इस वक्त हम इसे क्या कहते हैं? ऑब्लीक प्रोजेक्शन बोलते हैं। वंस अगेन वही फिनोमिना हैं, हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन ले रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दें तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स तो हो गया जीरो, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा, जबकि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जब फोर्स ही नहीं लग रही होगी तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स किसके बराबर निकलेगा? वो वेट के बराबर निकलेगा। डेट्स वाई ए वाई किसके बराबर आ जाएगा? वो माइनस जी। अब मैंने माइनस जी क्यों लगाया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हमने लास्ट फिगर डिस्कस की थी जिसमें हमने एक पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया था, तो उसमें आपने देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हर पॉइंट पर स्लोप जो था वो नेगेटिव बना था, और स्लोप किस चीज को बताता है? एक्सेलेरेशन को। तो डेट्स वाई यहां पर यही सेम केस फॉलो हो रहा है, तो इस वजह से यहां पर हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या लिया जाएगा? माइनस जी के बराबर। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे जी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वीएफ इज वी आई प्लस ए टी। एक्स का फैक्टर जीरो होगा तो डेट्स वाई यहां पर ये फैक्टर जीरो हो गया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर निकलेगा? अब वी एफ वाई किसके बराबर आएगा? वी आई वाई प्लस ए वाई, और ए वाई किसके बराबर था? माइनस जी के, तो माइनस जी टी। वी आई वाई को जीरो क्यों नहीं किया? जब भी ऑब्लीक प्रोजेक्शन होता है तो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है इस वेलोसिटी का कोई वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी अवेलेबल है, तो डेट्स वाई यहां पर वी आई वाई का फैक्टर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। वेलोसिटी कैसे ली जाएगी? तो अभी हमने डिस्कस किया। फाइनल किसी भी पॉइंट पर जब आपने वेलोसिटी ले रही है तो वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, तो ये आपके पास इसके एक्सप्रेशन आ जाएंगे, ये आपने याद रखने होंगे। कैलकुलेशंस जो हो सकती हैं वो पॉसिबल है वी एफ एक्स की या वी एफ वाई की हो जाए। वी एफ एक्स की कोई कैलकुलेशंस नहीं है, जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही फाइनल वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा। मतलब ये जैसे जैसे अपवर्ड जा रहा होगा इसमें हमारे पास वी वाई का फैक्टर तो कम होता जाएगा, जबकि एक्स के फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा। अपवर्ड मोशन में मैंने कहा वी वाई का फैक्टर डिक्रीज हो रहा होगा। एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पर जाकर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो चुका होगा? जीरो हो चुका होगा। यहां पर सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर निकलेगी? एक्स के। तो हमारे पास यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर आ गई? वी आई एक्स के, या इसे वी एफ एक्स भी कह सकते थे। ये चेंज ही नहीं हो रहा। डाउनवर्ड मोशन में वाई कंपोनेंट क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। हर पॉइंट पर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा। जैसे यहां पर वी एफ वाई जीरो था, यहां पर कोई वाई कंपोनेंट निकल आया, एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। मैक्सिमम वाई कंपोनेंट कब हो जाएगा? जब वो जमीन को हिट कर रहा होगा। तो डेट से याद रखने वाला पॉइंट हो गया हमारे पास कि जितनी वेलोसिटी से आप उसे लॉन्च कर रहे होते हो, अगर आप एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दे तो उतनी ही वेलोसिटी से वो हिट कर रहा होगा ग्राउंड को। दिस मींस दैट लॉन्चिंग और लैंडिंग के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ली जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी किसकी प्रॉपर्टी है? वेलोसिटी का। अब ये भी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। देखें, हमने कहा काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का कंपोनेंट है। दिस डजंट मीन कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस पॉइंट पर जाकर जीरो हो जाएगी, या इस पॉइंट पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर का मतलब है कि वहां पर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी आएगा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी आएगा। दैट्स व्हाई शॉर्टकट बता रहा हूं, याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू साइन स्क्वायर थीटा। देखें ना, लेट्स सपोज आपसे कहा जाए एक प्रोजेक्टाइल को हमने 45 डिग्री एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। आप बता दें कि उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर, पीक पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज क्या होगी अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो कौन सा फार्मूला लगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज के थी कॉस स्क्वायर 45, कॉस ऑफ 45 1/2 अंडर रूट होता है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली अपनी इनिशियल वैल्यूज का हाफ हो चुकी होगी। लेकिन ये हर कंडीशन पर ऐसे नहीं है, 45 डिग्री पर ऐसा हुआ।
अगर आप एंगल चेंज कर देते तो आप cos ऑफ 60 या cos ऑफ 30 की वैल्यूज को 1/2 नहीं लेते, तो डेट्स वाई वहां पर उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हमारे पास आनी चाहिए थी। देखिएगा इसी क्वेश्चन को इस तरह से समझते हैं कि लेट्स सपोज मैंने एक प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया है, इस तरह से उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो 200 जूल थी। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर गया तो आप बता दें इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो फौरन से पहले आंसर दिया जाता है 200 जूल। क्यों जी? हमने कहा हम जब एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे होते हैं अपवर्ड, तो हर पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है और ये किस में कन्वर्ट होती जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो डेट्स वाई हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। ये फैक्टर, ये एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक होती अगर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर सारी की सारी वेलोसिटी जीरो हो जाती। ऐसा तो नहीं है, तो डेट्स वाई ऐसी गलती नहीं करनी, कैलकुलेशंस करनी है। देखें काइनेटिक एनर्जी एट पीक पॉइंट पर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 200, थीटा क्या था? 60। तो कॉस ऑफ 60 क्या होता है? 1/2। अगर इसका स्क्वायर ले लें तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 200 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इतनी मौजूद है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अब किस वजह से मौजूद है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से। इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट पीक पॉइंट किसके बराबर होगी? तो अब यहां पर फॉर्मूला लगा दें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 200 साइन स्क्वायर 60। साइन ऑफ 60 किसके बराबर होता है? 300√2 के। उसका स्क्वायर ले लें तो ये 3/4 हो जाएगा। 200 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 जूल आ जाएगा। नो डाउट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, बट टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? वो कांस्टेंट ही रहेगी। एक पॉइंट और याद रखिएगा, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाकर सारी की सारी वेलोसिटी क्या हो जाती है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहां पर एक्सेलेरेशन ले लूं तो ये ऑब्वियसली सिर्फ g के बराबर आएगा ना, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन तो जीरो होता है, ये g की वैल्यूज है। तो डेट्स वाई इसमें कितना एंगल बना वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में? 90 डिग्री। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। कितनी दफा परपेंडिकुलर होंगे? ओनली द वन टाइम। देखिएगा ना, यहां पर ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g की वैल्यूज है, तो ये तो 90 डिग्री नहीं है। यहां पर भी देखिएगा ये वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग लेंगे, जबकि यहां पर ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो डेट्स वाई इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के दरमियान एंगल 90 डिग्री से लार्जर निकलेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में एंगल 90 डिग्री होगा, और जब वो हिट कर रहा होगा जमीन को, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में एंगल जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री निकलेगा। ये मैंने एंगल जो डिस्कस किए ना वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के साथ किए, वरना उसका जो एंगल जो प्रोजेक्शन है वो वेलोसिटी का किसके साथ लिया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जिसे एक्स एक्सिस बोला जाता है। देखिएगा हमारे पास इसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, आपने ये फॉर्मूलाज याद रखने होंगे, उसकी वेरिएशंस पूछी जा सकती हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? अगर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दे तो वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, तो उस वक्त जमीन से, ग्राउंड से जो उसकी हाइट ली जाती है वो उसकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बोल दें। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज द h इज इक्वल टू द vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। आपको यहां पर थीटा की वेरिएशंस का पता होना चाहिए। थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो ऑब्वियसली साइन 0 0 होता है, हाइट 0 ही रहेगी। अगर थीटा 90 डिग्री कर दिया जाए तो ये साइन ऑफ 91 हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आएगा। तो हाइट 0 से 90 डिग्री के साइड पर आप एंगल बढ़ाते जाएं तो हाइट कंटिन्यूसली क्या कर रही होती है? बढ़ रही होती है हर अगले पॉइंट पर। थीटा अगर 45 कर दे तो साइन ऑफ 45 1/2 अंडर रूट होगा, स्केयर लेंगे तो 1/2, तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज निकल आएगी। कुछ वेरिएशन और याद रखिएगा। देखिए अगर आपसे कहा जाए vi कांस्टेंट था, दो प्रोजेक्टाइल से, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट दी गई, दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट था, तो हाइट की रेशियो क्या होगी? ये कांस्टेंट और g भी कांस्टेंट, तो h1 ओवर h2 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय द साइन स्क्वायर थीटा 2। इसी में एक वेरिएशन देख लेते हैं। आपसे कहा जाए कि अगर थीटा कांस्टेंट कर दे, दो प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किए, दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम था, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज में डिफरेंस है, अब बता दें अब हाइट की रेशियो क्या होगी? द हाइट अचीव्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल। तो h1 ओवर h2 किसके बराबर आ जाएगा? vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय द v2 स्क्वायर। vi का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, और अगर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है तो v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द v2 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से आप इसके एक्सप्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन आ जाए तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते होंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, जहां से आप
प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हो और जहां पर वो हिट करेगा यहां तक जितना टाइम उसे लगता है, इसे टाइम को क्या बोला जाता है? इसी टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। यहां पर भी थीटा की वेरिएशन देखिएगा, थीटा 0 होगा तो ऑब्वियसली टाइम 0 निकलेगा। थीटा अगर 30 डिग्री है तो उस वक्त यहां पर साइन ऑफ 30 1/2 हो जाएगा ना, तो ये मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ निकल आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थीटा अगर 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली अब आंसर क्या निकलेगा? साइन ऑफ 91, तो ये आंसर 2vig निकलेगा जो कि मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है 0 से 90 डिग्री की साइड पर आप मूव करते जाएं, हर अगले एंगल पर टाइम ऑफ फ्लाइट पहले से क्या करता जाएगा? बढ़ रहा होगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहां पर नजर आ रहा है जो टाइम है वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। मतलब अगर आप वेलोसिटी की वैल्यूज को बढ़ाना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या करता जाएगा? बढ़ रहा होगा। थीटा की वेरिएशन अभी डिस्कस कर ली। टी और जी में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। मतलब अगर जी की वैल्यूज कम हो जाए तो टाइम क्या करना शुरू हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस मींस अगर आप दो प्रोजेक्टाइल्स को एट द सेम टाइम अर्थ और मून से लॉन्च करें, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम, दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, तो क्या दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा? कतन नहीं। vi सेम था, थीटा सेम था, g तो सेम नहीं होगा ना। आपको पता है मून की सरफेस के ऊपर वैल्यू ऑफ g क्या होती है? कम होती है। तो डेट्स वाई जो मून की सरफेस पर आपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा ग्राउंड पर हिट करने के लिए। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट एज कंपेयर टू द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट द अर्थ ज्यादा निकलेगा। इसके बाद हमारे पास टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। ये तो टाइम था ना लॉन्चिंग से लैंडिंग तक का, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये आपको नजर आ रहा है, ये जो टाइम होगा इसको हाफ कर दे तो ये 2 का फैक्टर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये vi sin थीटा ओवर g निकल आएगा। ये एक्सप्रेशन भी याद रखना है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है जी? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है ये यहां से जब लॉन्च किया गया, जब वो लैंड कर रहा होता है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? दैट इज सेड टू बी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है vi स्क्वायर बाय g 2 sin थीटा cos थीटा, और ये फैक्टर साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर होता है। तो दैट्स अ सिंपलीफाइड फॉर्मूला है vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय g sin ऑफ 2 थीटा। देखिएगा अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो रेंज 0 हो जाएगी। अगर थीटा 45 डिग्री हो गया तो अब साइन ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो होना है ना, अब 90 डिग्री निकलेगा, और साइन ऑफ 91 होता है तो डेट्स ये मैक्सिमम वैल्यूज निकलेगी। अब यहां पर हाइट और टाइम से थोड़ी वेरिएशन आ गई। 0 से 45 डिग्री की साइड पर चलते जाए, हर अगले एंगल पर रेंज बढ़ रही होगी। जैसे ही 45 डिग्री से फिर आगे मूव करेंगे, अब हर अगले पॉइंट पर रेंज पहले से क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना था। थीटा 90 डिग्री हो जाए तो रेंज ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? 0। नेक्स्ट हमारे पास याद रखिएगा वही वेरिएशन जो हमने हाइट के अकॉर्डिंगली डिस्कस की थी। अगर आप vi को कांस्टेंट कर देते हैं तो अब हमारे पास दो जो प्रोजेक्टाइल्स थी उनकी रेंजेस की रेशो क्या होगी? तो वो साइन ऑफ 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा 2 के बराबर आ जाएगी। और अगर आप थीटा को कांस्टेंट कर देते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट कर देते हैं, g कांस्टेंट होगा, तो अब आपके पास रेंजेस की रेशो क्या हो जाएगी? v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है ताकि अगर इसके अकॉर्डिंगली कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जी इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंगली, जिसके अकॉर्डिंगली ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो डेट्स पे मैंने अलहदा करके लिख दिया, उसको याद भी रखिएगा आप। देखिए हमारे पास अगर दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनके जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का जो सम है वो 90 डिग्री बन जाए तो उन दोनों की रेंज क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्टाइल को मैंने 30 डिग्री के ऊपर लॉन्च किया, जबकि दूसरे प्रोजेक्टाइल को मैंने 60 डिग्री पर लॉन्च किया, तो 60 प्लस 30 कितने बन रहे हैं? 90। तो दोनों की रेंजेस क्या होंगी? इक्वल होंगी। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं, आपसे कहा जाएगा कि नीचे पेयर ऑफ एंगल्स दिए गए हैं, किस पेयर के ऊपर रेंज बराबर होगी, तो आप दोनों एंगल्स को ऐड कीजिएगा। अगर उसका सम जो है वो 90 के बराबर आ जाए तो वहां पर रेंज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये बात ऐसे भी की जा सकती है कि हमारे पास अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम किसी एंगल से फायर्ड करते हैं सच डैट ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है उसको इसी एंगल थीटा के साथ वर्टिकल बना देते हैं। वो थीटा जो एंगल है वो किसके साथ बना रहा है? वर्टिकल एक्सिस के साथ। तो इस सूरत में भी इन दोनों की रेंजेस आपस में क्या निकलेंगी? इक्वल निकलेंगी। तो बात ऐसे भी की जा सकती थी। मतलब
अगर एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस लॉन्च किया गया, दूसरे प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल विद द वाई एक्सिस लॉन्च किया गया, तो दोनों की रेंजेस क्या होनी चाहिए थी, वो इक्वल होनी चाहिए थी। एक पॉइंट और याद रखिएगा, हमारे पास अगर r जो है वो NH हो जाए, n इज द नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, वेयर r इज द रेंज एंड h इज द हाइट, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/n होगी। ये n यहां पर 4 के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल याद रखने के लिए मैंने क्विक रिस्पॉन्ड दिया था आपको। देखिए अगर r h के बराबर हो जाए तो r इज इक्वल टू 1h ही लिखा जाएगा ना। इसका मतलब है टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, 4/1 4, थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4, जिसको आप 76 डिग्री भी बोलते हैं। ये बात आपकी बुक की इंफॉर्मेशन भी है, बुक का न्यूमेरिकल भी है कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रेंज हाइट के बराबर हो जाती है, तो वो 76 डिग्री, और मैंने इसे जनरलाइज रिलेशन में लिख दिया ताकि याद रखना आसान हो जाए। देखें इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता r जो है वो 4h के बराबर हो गया, अब n की वैल्यूज क्या है, 4 है, तो मैं अगर n की जगह 4 लगा दूं तो 4/4 क्या हो जाएगा, 1, तो टेंजेंट थीटा 1 हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1, दैट इज द 45 डिग्री। तो अगर आप 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो जो उसकी रेंज है वो 4 टाइम्स ऑफ द हाइट के बराबर आती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि लेट्स सपोज हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया 45 डिग्री पर, उसकी रेंज जो थी वो 100 मीटर थी। आप बता दीजिएगा अब उसकी हाइट कितनी होगी, तो कैसे लेंगे, हाइट कैसे लेंगे, आप रेंज को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, तो आंसर क्या निकल आएगा, 25 मीटर निकल आएगा। ये जनरलाइज रिलेशन नहीं है, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, 45 डिग्री की। एक बात और याद रखिएगा, थीटा जो है अगर वो लार्जर देन 0 और लेस देन 76 हो, मतलब आप कंटिन्यूसली 0 से 76 की साइड पर मूव करते जाएं, तो अभी भी रेंज जो है वो लार्जर ही निकलेगी, जबकि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगी, वो लेस होगी। अगर थीटा 76 डिग्री हो जाए, अभी हमने डिस्कस किया, उस वक्त रेंज और हाइट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाती हैं। और अगर थीटा 76 डिग्री से लार्जर हो जाए तो अब हाइट की वैल्यू ज्यादा निकलेगी एज कंपेयर टू द रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इनको याद रखिएगा। सिमिलरली जैसे हमने रेंज और हाइट का रिलेशन तय किया ना, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का भी रिलेशन होता है। जी टी स्क्वायर, टी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू द एच। मतलब कहने का है h बाय टी स्क्वायर की जो रेशो होती है वो g बाय 8 के बराबर होगी। g की वैल्यूज 10 है, 8 एज इट इज आ गया तो ये 5/4 हो जाएगी। दिस मींस दैट h बाय टी स्क्वायर जो है वो 5/4 के बराबर निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको h या टी स्क्वायर की वैल्यूज दे दी जाए और दूसरा फैक्टर अननोन रखा जाए, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू हैव टू कैलकुलेट अनदर वैल्यूज। जैसे अगर आपसे हाइट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो ये टी स्क्वायर से 5/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पर हाइट की वैल्यूज आ जाएगी। अभी जो हमने टॉपिक्स पढ़े इनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। जी पहला एमसीक्यूज है जी हमारे पास, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन देन। अब हम एक बुलेट फायर कर चुके गन से, तो हमने कुछ ऑप्शंस देखनी है, इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। देखिए अगर हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो फायर करने से पहले बुलेट और गन का मोमेंटम क्या होगा, 0, तो द टोटल मोमेंटम बिफोर द फायरिंग 0 हो गया। आफ्टर द फायरिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास गन का मोमेंटम क्या होगा, लेट्स सपोज गन का मैस मैं कैपिटल M ले लेता हूं, इसकी वेलोसिटी ये आ गई, प्लस बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, बुलेट का मैस हमने स्मॉल m ले लिया और ये उसकी वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास इसे ऐसे लिखा जा सकता है कैपिटल M इंटू कैपिटल V, दिस वन इज इक्वल टू द माइनस M इंटू V। ये कौन सा मोमेंटम था, गन का आफ्टर द फायरिंग। ये कौन सा मोमेंटम है, बुलेट का आफ्टर द फायरिंग। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। अगली पॉइंट ये में देखिएगा, हमारे पास कैपिटल V इज इक्वल टू द MV डिवाइडेड बाय M। यहां से आपको क्लियर है, देखें ये जो फैक्टर होगा ना, ये फैक्टर क्या निकलेगा, लेस देन 1। अगर ये फैक्टर लेस देन 1 निकला, इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज कैपिटल V की वैल्यूज क्या होगी, वो लेस होगी, और स्मॉल v की वैल्यूज क्या होगी, लार्जर। मतलब बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द गन।
ये मैं आफ्टर द फायरिंग की बात कर रहा हूं। अब जरा अपनी ऑप्शंस पर देखिएगा। पहली ऑप्शन है गन रिकॉइल वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। रिकॉइल का मतलब पीछे हटना होता है। जब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए गन क्या करेगी, रिकॉइल करेगी। नेगेटिव का साइन इसी चीज को बता रहा है। तो गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो ये ऑप्शन तो होगी ठीक। बुलेट बीइंग स्मॉलर इन मैस हैज मच ग्रेटर वेलोसिटी। बुलेट का मैस कम था ना, इस वजह से उसकी वेलोसिटी ज्यादा निकली। देखो हमने क्या बोला था कि मैस इनटू वेलोसिटी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट होगा ना। और फिजिक्स में जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके आंसर कांस्टेंट लिया जाए तो मतलब है इन दोनों में कौन सा रिलेशन आता है, इनवर्स रिलेशन आता है। तो बात ये भी जस्टिफाइड हो गई। बोथ हैव द सेम मोमेंटम, तो मोमेंटम तो दोनों का ही सेम था। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टू बॉल्स कोलाइड्स इलास्टिकली such that m1 is much larger than m2 while m2 is at rest। देखो सिंपल सा केस है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का। एक हेवियर ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रहा है जबकि लाइटर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी मौजूद है। तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या हेवियर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर कोई फर्क पड़ना चाहिए आफ्टर द कोलिजन? कतन नहीं, तो ये तो सेम रहेगी। लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ द हेवियर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी हो जाएगी। प्लस का साइन बता रहा है, डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब हुआ v2 डैश इज 0 मीटर पर सेकंड, ये तो गलत ऑप्शन हो गई। v2 डैश इज इक्वल टू द 2v1, ठीक हो गया। एंड v1 डैश इज नियरली इक्वल टू v1, ये भी ठीक हो गया। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, बोथ बीटा एंड चार्ली, एंड दैट इज द डेल्टा ऑप्शन। A body is dropped from the top of a tower and reaches ground in 3 seconds, then the height of tower आपने कैलकुलेट करनी है। कौन सा फॉर्मूला लगा जी, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू द VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। आपने क्या किया, ड्रॉप किया है हाइट ऑफ टावर से, तो ऑब्वियसली VI का फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, तो ये टाइम से मल्टीप्लाई होकर ये तो हो गया 0। दिस मीन्स डेट h किसके बराबर आ गया, हाफ GT स्क्वायर के। डेट्स वाई हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम लगा था, 3 सेकेंड्स। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो ऑलमोस्ट आंसर कितना निकलेगा, 45 मीटर। आंसर इसके नियर अबाउट आएगा ना, क्योंकि हमने यहां पर g की वैल्यूज 10 लगाई है, जबकि एग्जैक्टली g की वैल्यूज क्या होती है, 9.8 होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस को देखते हैं। 39.2, 98, 18.6 या 44.1 मीटर। तो ऑब्वियसली कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी, 44.1 मीटर इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ अकॉर्डिंग टू द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर। मतलब हमें एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है, इसके अकॉर्डिंगली हमने एग्जैक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ढूंढना है। तो ग्राफ का क्वेश्चन है ना, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डेवलप है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बताया गया। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या है, इस पोर्शन ऑफ द टाइम के लिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहा, देन एक्सेलेरेशन 0 हो गया, उसके बाद दोबारा इस पोर्शन ऑफ द टाइम के लिए एक्सेलेरेशन क्या रहा, कांस्टेंट। दिस मीन्स डेट अब A, B, C और D ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एग्जैक्टली इस ग्राफ से स्टडी की जा सकती है। देखिए हमारे पास एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, पार्टिकल यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। एक्सेलेरेशन 0 होने का मतलब क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई होगी, कांस्टेंट हो गई होगी। फिर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल दोबारा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो आपको नजर आ रहा है दैट इज द बेस्ट चॉइस। ये हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, मतलब इस ड्यूरेशन के लिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। देन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, दिस मींस दैट इस ड्यूरेशन के लिए एक्सेलेरेशन 0 होगा। देन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब है इस ड्यूरेशन के लिए एक्सेलेरेशन फिर कांस्टेंट होगा। तो हमारी बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी जी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी
for a time interval of 10 millisecond, then the impulse will be, आपके पास फोर्स भी दी गई, टाइम भी दिया गया, इंपल्स कैलकुलेट करना है, तो क्या तरीकेकार होता है जी, इंपल्स इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम। कितनी फोर्स दी गई है 400, टाइम कितना दिया गया 10 मिली सेकेंड। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज 4000 इंटू 10 रेज की पावर -3। ये 10 रेज की पावर -3 इस 3 जीरो से कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या निकलेगा 4 न्यूटन सेकेंड। इंपल्स के यूनिट्स लगेंगे ना, तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन को हो जाएगी 4 न्यूटन सेकेंड, एंड डेट इज अ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। ये कंडीशन दे दी गई, मैक्सिमम हाइट पर जाकर जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड होती है ना, वो अपनी इनिशियल स्पीड का हाफ हो जाएगी। देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, आपने कैलकुलेट क्या करना है एंगल। देखिए मैक्सिमम हाइट पर जाकर स्पीड होती किसके बराबर है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर स्पीड जो है वो सारी की सारी उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी निकल आता है, तो डेट्स वाई मैक्सिमम हाइट की जो स्पीड है वो वी आई कॉस थीटा से लिखी जाती है। वजह क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन लगा दें, मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है वो हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड होगी, और इनिशियल स्पीड को v से रिप्रेजेंटेशन दी गई, मतलब vh की वैल्यूज मैंने लगा दी v/2, इनिशियल स्पीड v है इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब आप एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, ये वेलोसिटी से कैंसिल हो गई, इसका मतलब हुआ कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया 1/2 के। दिस मीन्स डेट थीटा किसके बराबर आ जाएगा कॉज इनवर्स 1/2 के, और कॉज इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है 60 डिग्री के, तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई जी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 15 डिग्री इज आर। आपको किसी एंगल के ऊपर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दे दी गई और ये आर है। एट एन एंगल 75 डिग्री द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी, 75 डिग्री पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी। देखिए 75 और अगर मैं 15 को ऐड करता हूं तो आंसर बनता है 90। हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बन जाए तो इन दोनों एंगल पर रेंजेस आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। इसका मतलब है 15 डिग्री पर अगर रेंज आर थी तो 75 डिग्री पर भी रेंज क्या होगी, आर ही होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, अल्फा। नेक्स्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कुछ पास पेपर एमसीक्यूज को। इन टॉपिक्स के रिलेटेड हमारे पास यूएचएस के लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखें पहला क्वेश्चन है, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, कंडीशन दे दी गई है एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, आपने करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। पहली ऑप्शन है वर्टिकल स्पीड इज कांस्टेंट। देखें प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती है। जब तक प्रोजेक्टाइल अपवर्ड ट्रेवल कर रहा होता है वर्टिकल स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वर्टिकल स्पीड 0 हो जाती है, और अगर प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दे तो फिर वर्टिकल स्पीड क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल फोर्स इज कांस्टेंट। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स Fx इसका फैक्टर जो है वो 0 के बराबर निकलता है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये 0 है। चार्ली ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन इज 0। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स ही 0 है तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट क्या निकलेगा 0, तो ये ऑप्शन इस वक्त ठीक हो गई। डेल्टा ऑप्शन है वर्टिकल एक्सेलेरेशन इज 0। क्या वर्टिकल एक्सेलेरेशन 0 होता है, तो हमने कहा था कतन नहीं, ए वाई की वैल्यूज -g के बराबर होती है, तो इस वक्त करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, डेट इज द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इट मींस 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता था ना, 60 डिग्री 30 डिग्री। इन दो चीजों पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड कर रही होती है। बेसिक सा फॉर्मूला है ना, vi² डिवाइडेड बाय g इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, तो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। फॉर अ फिक्स्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी आपने कांस्टेंट कर दी है,
व्हेन थीटा इज लार्जर देन 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपने बताना है कौन सी चीज ठीक है। बोथ हाइट एंड रेंज, इसका मतलब है हाइट और रेंज का हम रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं। अटेन बाय प्रोजेक्टाइल इज मोर, बोथ हाइट एंड रेंज अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल इज लेस। उसने कहा जो हाइट है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो दोनों बढ़ती जाएंगी, हाइट और रेंज दोनों कम होती जाएंगी। हाइट विल बी लेस बट रेंज इज मोर एंड हाइट विल बी मोर बट रेंज इज लेस। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? हमने अच्छी तरह से पढ़ा था कि हाइट कहां पर मैक्सिमम होती है, हाइट मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पर, जबकि रेंज कहां पर मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पर। इसका मतलब है 45 डिग्री तक तो हाइट भी बढ़ रही होगी, रेंज भी बढ़ रही होगी। और अगर एंगल 45 डिग्री से लार्जर हो गया, अब हाइट तो फर्दर बढ़ेगी जबकि रेंज अब फर्दर नहीं बढ़ रही होगी, बल्कि पहले से क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो गई। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गई? दैट इज अ डेल्टा, हाइट विल बी मोर बट रेंज इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मैसेज आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, की वर्ड है मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो अपोजिट टू ईच अदर है, देन व्हाट विल बी द टोटल मोमेंटम आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ है, आपने बताना है कि टोटल मोमेंटम क्या होगा आफ्टर द कोलिजन। क्या दिया गया? मैसेज भी इक्वल, स्पीड भी इक्वल, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट। तो इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन क्या होगा? दैट इज mv प्लस माइनस mv टूवर्ड्स ईच अदर। लीड कर रहा है कि अगर एक की वेलोसिटी v है तो दूसरी की माइनस v होगी। तो आंसर किसके बराबर निकला? 0 के। और इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है? फाइनल मोमेंटम के। तो डेट्स वाई फाइनल मोमेंटम भी क्या निकलेगा? 0 ही निकलेगा। अब देखिएगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन डेल्टा 0। इसका मतलब है अब हमें एग्जैक्ट यूनिट्स भी देखने होंगे। ऑप्शन अल्फा में देखिएगा यूनिट्स लिखे गए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डेल्टा में यूनिट्स लिखे गए मीटर सेकंड पर किलोग्राम। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास इस वक्त करेक्ट हुई? ऑप्शन अल्फा 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जी, अभी आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उनके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके लिए आपके पास स्टेप की प्रैक्टिस अवेलेबल्स हैं ताकि यहां से आने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।